ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पर। नमस्कार नमस्कार जी। सर। सर अभी तक ना हमने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की हुई है, बट जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। बहुत सारी चीज़ें छाई हुई हैं उसके लिए, और लोगों के बड़े अलग अलग ओपिनियन हैं कि ये मुसलमानों के लिए अच्छा है, कुछ लोग कह रहे, कुछ लोग कह रहे ख़राब है, कुछ लोग कह रहे कि ये अगेंस्ट में लाया गया है। तो सर ये है क्या, मतलब इसका मेन जड़ क्या है, इसका थोड़ा सा विस्तार से बताइए प्लीज़ इसको। देखिए, बिल्कुल ठीक बात कही कि आजकल ये जो है बहुत चर्चा में है। पॉलिटिकल सिनेरियो में, पार्लियामेंट में, समाज में, सोसाइटी में और अपना कोर्ट्स में भी। तो पहले तो ये समझ लिए कि वक़्फ़ होता क्या है। वक़्फ़ जो एक अरेबिक वर्ड है और जो कि इस्लामिक ट्रेडिशन है पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी ये परंपरा है जो इस्लामिक परंपरा, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि इस्लामिक लोग जो हैं अपनी जायदाद को, अपनी वेल्थ को, प्रॉपर्टी को चैरिटी के लिए पर्पज़ से, रिलीजियस पर्पज़ के लिए, कम्युनिटी के पर्पज़ के लिए दान करते हैं, जिसका इस्तेमाल एजुकेशन का हो सकता है, हेल्थ के लिए हो सकता है, और गरीब लोगों के लिए घर, जो भी परोपकार के साधन है उसके लिए किया जाता है। तो ये एक इस्लामिक रीति है, काफ़ी पुराना है। और जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, वैसे तो ये मैंने बताया कि बहुत पुरानी परंपरा है, पर इसका जो फॉर्मल जो वक्फ बोर्ड बनाया, जो वो फॉर्मल वक्फ बोर्ड की स्थापना 1954 में हिंदुस्तान में हुई, जिसका पर्पज़ ये था कि जो इस तरह की जितनी भी जायदाद है उस तरह का उसका मैनेजमेंट हो जाए और उसका ठीक तरह से उसको उसका इंतजाम ठीक से हो जाए, जिससे उसके सही सदुपयोग हो सके। और उसके बाद जो है उसमें कुछ सुधार, और उसको वक्फ बोर्ड को और मजबूत करने के लिए 1995 में भी एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया था। और उसके बाद 2013 में भी उसमें कुछ सुधार हुए, तो उसमें बिल आया जिससे वक्फ बोर्ड और मजबूत और वो हो गया था। और अब जो है 2025 में जो मौजूदा सरकार है इस बिल को फिर ले आई है, और ये बिल जो है लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा से पास हो चुका है, और जो पार्लियामेंट कमेटी जो स्पेशल पार्लियामेंट नियुक्त की थी उसमें भी गया था, वो वहाँ से भी चर्चा के पास हो चुका है, और राष्ट्रपति ने भी साइन कर दी है, और सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। तो अब जो प्रेजेंट टाइम में वैधानिक रूप से जो इसका दर्जा है वो ये है कि आज अब वो जो हिंदुस्तान में वो लागू हो गया है। और जो कानूनी पक्ष है कि इसमें इसके खिलाफ जो है बहुत सारी जो पार्टियां हैं, कुछ कांग्रेस के एमपी हैं, कुछ एएमएम का एमपी है, मुस्लिम संस्थाएं हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इसमें लग चुकी हैं, और कि इसके बिल के खिलाफ जिन लोगों ने इसके विपक्ष में उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। और भारत सरकार ने भी कल जो है कैविट लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो कैविट का मतलब ये होता है कि सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देने से पहले सरकार का पक्ष जरूर सुन ले, तो मतलब दोनों का पक्ष सुन के जब भी फैसला हो। तो ये तो है आज की वक्फ बोर्ड के प्रेजेंट वैधानिक जो स्थिति है और जो कानूनी स्थिति है। बिल्कुल। तो सर यहाँ तो चीज़ समझ में आई कि मतलब वक्फ बिल क्या होता है और क्यों इस पे सारी इतनी सारी चीज़ चल रही हैं। बट जैसा कि सर ये अभी पास हुआ है रिसेंट में, और गवर्नमेंट भी इसको लगाने के लिए एकदम उत्सुक है, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ के इर्द गिर्द चल रही है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि मतलब ये जो बिल है ये हमारे देश के जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके लिए ये अच्छा है, ख़राब है, या मतलब इसके क्या इफ़ेक्ट हैं। देखो, इस वक्फ बोर्ड के पक्ष में भी कहने वाले बहुत हैं और इसके विपक्ष में भी दलीलें बहुत मजबूती से आ रही हैं। असल में कोई भी बिल आता है, कोई भी सरकार अपना कदम उठाती है, अमेंडमेंट करती है या किसी पुराने बिल को दुरुस्त करती है, तो वो तो डेफिनेटली अपना पक्ष कहेगी कि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं, कोई बहुत काम अच्छे हो भी रहे हैं। सवाल बिल के पास होने का नहीं, बात सवाल ये नियत का। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप कितना भी अच्छी कोई चीज़ ड्राफ्ट कर ले, कितना भी अच्छा संविधान बना लो, कितने अच्छे कानून बना लो, और उसके लागू करने वाले की नीयत अगर ठीक नहीं होगी तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। और अगर आपकी नीयत ठीक है तो अगर कानून में थोड़ी कमजोरी भी हो तो लागू करते हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इस सरकार के मामले में, जो मौजूदा सरकार है,
उसके बारे में ये धारणा तो है ही कि ये जो है विभाजन की राजनीति करती है, माइनॉरिटीज़ खास तौर से मुस्लिम के खिलाफ इनका रुख बहुत कड़ा है, मतलब कि वोट की राजनीति करने के चक्कर में ये जानबूझ के ऐसे मुद्दे उठाती है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम हो। तो इस चक्कर में सरकार का तरफ थोड़ा सा लोगों को शक सा बैठता है। अदरवाइज़ जो इसके पक्ष में कहा जा रहा है, सरकार ये कह रही है कि इस बिल की वजह से हम कई चीज़ें इसमें सुधार करना चाहते हैं। एक तो इसमें हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे, एक तो इसमें कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का पूरा एक डिजिटाइजेशन हो जाए, एक इसका डाटा बन जाए। वो तो बिल्कुल ठीक बात है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसका डाटा बन जाए पूरे देश में। और इसमें इन्होंने क्या किया है कि डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बना दी है, सारा जो सर्वे का जिम्मेवारी है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी है। और वक्फ डिस्ट्रिक्ट कमेटियों में वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं उसमें 2 मेंबर जो है नॉन मुस्लिम होंगे, महिलाएं होंगी, डिस्ट्रिक्ट जज होगा, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर IAS होगा, और सर्वे की जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कलेक्टर की रहेगी। और पहले जो था ये था कि ट्रिब्यूनल जो था वक्फ बोर्ड का वो उसी का फैसला अंतिम माना जाता, उसके लिए अपील की बहुत कम गुंजाइश थी। अब इन्होंने कह दिया कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल फाइनल नहीं है, हाई कोर्ट में उसकी अपील जा सकती है, हाई कोर्ट में जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। तो ये इनका कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, सब ये डाटा बन जाएंगे, इसका साधनों का ठीक इस्तेमाल होगा, और कुछ लोगों का जैसे कब्जा है वो कब्जा हटेगा, और आम जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो 90% पसमानदा मुसलमान करीब है, उनके लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और मैं एक और बताता हूँ कि जो मतलब कि ये है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा है, 8 लाख के करीब प्रॉपर्टी है, जो कि 9 लाख एकड़ के करीब ज़मीन को अपना कवर करती है, और जिसकी कीमत जो है 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब इसकी करोड़ की कीमत है। तो ये तीसरे नंबर वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है तीसरे नंबर पे आती है हिंदुस्तान में। डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड का सबसे ज़्यादा ज़मीन है। तो इस तरह से सरकार चाहती है कि इतनी बड़ी ज़मीन जायदाद का रिसोर्स वगैरह ठीक हो जाएगा। और दूसरा सरकार का ये भी कहना था कि भी जैसे इसके ऊपर 200 करोड़ के करीब आमदनी होनी चाहिए, जबकि कितने साल पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि कम से कम इसमें 10-12 हज़ार करोड़ की आमदनी होनी चाहिए। तो सरकार का ये भी मतलब है कि इसका मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कुछ ही लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। तो इस नीयत से इसको हम इस बिल को लाए हैं। सरकार का तो पक्ष ये है। जो इसके विरोध में है, जो कह रहे हैं कि इसका नुकसान है, वो उनका दावा ये है कि जो ये सरकार है वो जो है एक तो ये रिलीजियस ऑटोनॉमी को कम कर रही है, जो इस्लामिक स्वायत्त है उसमें हस्तक्षेप है और उसके अधिकारों में हस्तक्षेप को मांग रही है। दूसरा वो ये कह रही है कि जब हमारे मुस्लिम जो बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम्स का डालने का कोई मतलब नहीं है, या तो फिर हिंदुस्तान के सभी रिलीजियस बॉडी में दूसरे लोग जाएं, सिखों में भी दूसरे लोग जाएं, क्रिश्चियन की बॉडी में भी नॉन सिख क्रिश्चियन जाएं, सिख में नॉन सिख जाएं, हिंदुओं में भी नॉन सिख जाएं, तब तो ठीक है, चलो हिंदुस्तान का एक सेक्युलर ढांचा बनता है। पर सिर्फ एक मुस्लिम बॉडी में ही हिंदुओं को डालने से एक नए सवाल उठेंगे, और इसमें महिलाओं को भी डालें, चलो महिलाओं को डालना तो ठीक है। और दूसरा फिर लोगों का कहना है कि जो सरकार की नीयत है, जैसे इसके जो पिछले सारे बिल आए हैं, सरकार की नीयत जो है हिंदुस्तान की ज़मीनों पे, जायदादों पे, खनिजों पे, उसके रिसोर्सेज पे है, जो लोगों से छीन के अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहते हैं। जैसे कृषि बिल आया था, उस पर भी लोगों का यही था कि किसानों से ज़मीन लेके अपने कुछ उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। ऐसी नज़र कहते हैं डिफेंस की ज़मीनों पे भी है, वहाँ से भी लेना चाहते हैं। ऐसी नज़र इनकी रेलवे की ज़मीनों पे भी है। और सुनने में आया तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूलों की ज़मीनें हैं वो भी प्राइम जगहों पे सरकार की नज़र है, क्योंकि 90,000 स्कूल बंद कर दिए पिछले 10 इसमें इनके टेन्योर में, और 45,000 प्राइवेट स्कूल खोल गए। तो सरकार के ऊपर जो इसके विरोधी हैं उनका साफ है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये किसी न किसी बहाने सब संस्थाओं पे कब्जा करना चाहती है, और नॉन मुस्लिम लोगों का मतलब ये है कि RSS के लोगों को बिठाना। वो कहते हैं कि सरकार जो है हर संस्था में अपने लोगों को बिठाना चाहती है, कब्जा करना चाहती है, और वहाँ से ज़मीन लेके अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को फ़ायदा करना चाहती है। ये इसके खिलाफ का पक्ष है। और दूसरा फिर वो कहते हैं कि अगर कलेक्टर को पावर दी, जो भी सरकारी मशीनरी वो तो सरकार के उस पर काम करेगी,
तो उससे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जैसे सरकारी इसमें हस्तक्षेप बढ़ेगा, तो सरकार तो कह रही है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो कहते हैं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी करप्शन के लिए, चीज़ों को डिले करने के लिए, लिंगर ऑन करने के लिए, सुस्त करने के लिए जानी जाती है। तो इससे विवाद और बढ़ेंगे, और जब कोर्टों में अपील बढ़ेगी तो कोर्टों में भी मुकदमे और बढ़ेंगे। तो जो खिलाफ पक्ष वाले हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अब देखा जाएगा कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा और इसका असर क्या जाएगा। पर दोनों तरह की बातें हैं, तो एक दो धारी तलवार है। इसको अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करो तो बहुत अच्छा है, इतनी बड़ी ज़मीन का बड़ा सदुपयोग हो सकता है, एक बहुत बड़े तुर्के का फ़ायदा हो सकता है, और इसका दुरुपयोग होगा तो नुकसान ही नुकसान। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। इसके भी बहुत सारे अपने मुद्दे हैं, इफ़ेक्ट्स हैं। और सर एक चीज़ बहुत कॉमन आ रही है कि अभी जैसे जब इसको लागू कर देंगे तो इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा देश के मुस्लिम भाई बहनों पे या पूरी आबादी पे? पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, या इसका मतलब कैसा असर रहने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़ हमारी ऑडियंस को। देखो, देश की राजनीति में तो अब ये है कि अभी पार्लियामेंट इलेक्शन तो हो ही चुके हैं, कुछ असेंबलीज के इलेक्शन भी हो चुके हैं, और देश में अब ये तय तो हो ही गया है कि जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है वो इस बात के लिए कुख्यात है कि वो पूरा धर्म और में बांट के, जाति में बांट के राजनीति कर रही है। ख़ास तौर से वो हिंदू मुस्लिम के मसले उठाती रहती है, जिससे ये लगता है कि जो देश के जो मेन मुद्दे हैं वो काम में ना आए। देश के रोज़गार पे बात ना हो, देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात ना हो, बेरोज़गारी पे बात ना हो, बढ़ती हुई महंगाई पे बात ना हो। तो सरकार तो हमेशा लगातार हिंदुस्तान में इस तरह के, पीछे संबल का मुद्दा था, फिर औरंगजेब का मुद्दा था, अब ये वक्फ बोर्ड पे चर्चा शुरू हो जाएगी। तो सरकार तो इस बात के लिए है ही, ये बीजेपी सरकार, उन्होंने तो एस्टेब्लिश कर ही दिया है कि देश में इस तरह के मुद्दों पे बात छेड़ के काम के मुद्दों पे बात ना हो। जैसे मान लो अभी ताज़ा मामला ये है कि टैरिफ पे, पूरे टैरिफ ने अमेरिका में लगा दिए, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड क्राइसिस बढ़ गया है, चार तरफ हो हल्ला है। तो उस पर तो हो हल्ला हो रहा है, पर हमारा देश वक़्फ़ पे भी लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम वाला मामला फिर भी लगा हुआ है। तो मेन बातों पे ना होके इन बातों पे चर्चा है। और राजनीतिक की बात, जो प्रभाव पड़ेगा वो तो बीजेपी को तो ये सूट करती है, जिस तरह की वो राजनीति कर रही है उस तरह से वो चल ही रहा है। पर हाँ, कुछ पार्टियों पे ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ना जब पूर्ण बहुमत में थी, पहले कार्यकाल में नहीं लाई वक्फ बोर्ड, दूसरे कार्यकाल में, अब तीसरे काल में लाई है, जबकि इसको पूरा बहुमत नहीं है। तो उसको बहुमत जुटाने के लिए इसको अपने सब सहयोगियों के साथ लेना पड़ा। तो इसमें जो इसके साथ जो कई पार्टियां जो अपने आप को धर्म में पेश करती है, सबसे पहला असर तो जेडीयू का पड़ेगा। सबसे पहले बिहार में इलेक्शन आ रहा है। अब जेडीयू जो है उसका बेस जो है बिहार में बैकवर्ड्स और मुस्लिम्स और दलित है, और वो अपने आप में जो मुस्लिमों के बड़ी पैरोकार मानती है। अब जैसे ही इन्होंने वक्फ बोर्ड पे क्या नाम है समर्थन किया, वैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी से सारे मुस्लिम नेताओं का ऊपर से नीचे तक इस्तीफा शुरू हो गया। तो जेडीयू के बलि का बकरा बनेगी। फिर ऐसे ही नायडू हैं जो अपने प्रदेश में तो मुस्लिम जो है हितों का अपने आप को चैंपियन मानते हैं। उन्होंने वहाँ पर मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण है, हज में सब्सिडी है, इस्लाम उसकी जो इमाम हैं उनकी तनख्वाहें हैं, मस्जिदों के लिए मेंटेनेंस के पैसे की घोषणा कर रखी है। एक तरफ वो कर रहे हैं और इधर वक्फ बोर्ड का समर्थन करके उसकी भी राजनीतिक वहाँ पर नुकसान होगा। तीसरी पार्टी है अपना आरएलडी, जो अजीत सिंह की जो लड़का है जयंत चौधरी, उनका भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और जाट बेस है। तो उनका भी मुस्लिम जो वोट बैंक है वो, क्योंकि मुस्लिम समाज ज़्यादातर इस बिल के खिलाफ है, उस पर भी असर पड़ेगा। चौथी पार्टी है रामविलास पासवान जी की, जो उनके बेटे हैं, जो केंद्रीय मंत्री है अपना पासवान जो हैं बिहार में, वो भी, उनकी भी जो बेस है मुस्लिम और दलित है, तो उनके उस पर भी पड़ेगा। तो इन पार्टियों के उस पर जरूर असर पड़ेगा। बाकी देखते हैं कि ये मुद्दा कितना गर्मी लेता है, कितना नहीं होता, तो उसका कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को उसका क्या फ़ायदा होता है तो आगे वाले इलेक्शन में पता चलेगा। तो हाँ, इसमें ये बात तो हो कर दी बीजेपी इसमें कि इंडिया गठबंधन जो पीछे थोड़ा बहुत लुनपुंज हो रहा था, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे सारी पार्टियां एकजुट हो गई, और सब पार्टियों ने, एक भी बीजेपी की तो फिर भी दो तीन वोट एब्सेंट रहेगी, पर विपक्ष सारी इकट्ठा कर दिया, विपक्ष एकदम से इकट्ठा हो गया। पर कुल मिला के कुछ भी हो, हमारी तो सिर्फ मानना ये है
कि इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है, जो कुछ हो उनके हित में हो तो अच्छा है, राजनीति अपनी तरफ से है, पर जो कुछ हो इस बिल साफ नियत से और अच्छे तरह से लागू होना चाहिए, और इसमें कोई कमी हो तो उसको दोबारा देख लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ समझ में आई होंगी, एंड मेरे को भी इस टॉपिक के बारे में काफ़ी ब्रीफ में नॉलेज मिली है। सो थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल।